हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शालिनी और आपका स्वागत है हमारे चैनल मेटा एजुकेशन में। आज हम आपके सामने एनटीए नेट जनवरी 2025 का जो सॉल्यूशन है पेपर 1 का वो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हमने ट्राई किया है कि पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है उसके जितने भी ऑप्शंस हैं उन सभी को आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करें। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। First question is two girls, Meena and Reena, are ranked 7th and 11th respectively from the top in a class of 41 students. What are their respective ranks from the bottom in the class? मतलब दो लड़कियां हैं मीना और रीना, इन दोनों ने 7th एंड 11th रैंक मिली है इनको ऊपर से। तो अगर 41 स्टूडेंट हैं क्लास में और इनके जो रैंक है वो लो से देखनी है तो वो क्या होगी, ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बताना है। तो सिंपल तरीका होता है इसका, पहले पता करिए कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो वो हमारे पास 41 है। सेकंड, मीना की जो रैंक होगी फ्रॉम द बॉटम वो कैसे होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 41 जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसमें से माइनस कर देंगे 7 को, जो उसकी एक्चुअल रैंक है, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे और उसमें +1 कर देंगे। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, दैट इज 35। तो जो मीना की रैंक है फ्रॉम बॉटम वो हो जाएगी 35। तो 35 इसमें दो ऑप्शंस में आ रहा है, एक तो सेकंड में और एक फोर्थ में। अब हम रीना की रैंक देखते हैं तो वो 41 माइनस 11, क्योंकि उसने ऊपर से कितनी रैंक प्राप्त की थी 11, उसमें +1 कर देंगे। आपको ये +1 का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा याद रखना है, जब भी कोई नंबर में से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो एक नंबर हमेशा ऐड हो जाएगा उसकी एक्चुअल रैंक पता करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 1 से लेकर 5 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 और 5, ये हमने रैंक कर रखे हैं, ठीक है, 5 में से। अब किसी, ये जो थर्ड नंबर पे जो बच्चा आ रहा है उसकी ऊपर से देखा जाए तो थर्ड रैंक है, नीचे से अगर हम काउंट करेंगे 5 बच्चों में तो कैसे काउंट करेंगे, तो वो आ जाएगा हमारा 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 अगेन हमारे पास 2 हो जाएगा और फिर +1 उसमें करेंगे तभी हमारे पास 3 आ पाएगा, जो कि एक्चुअल में अगर नीचे से भी काउंट करें तो उसकी रैंक आ जाएगी, ठीक है, जैसे 1 2 और 3। और ऐसे ही अगर इसके रिवर्स ऑर्डर में दे रखा हो, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई एक बच्ची है जो 5 बच्चों में से सेकंड नंबर पर लाई कर रही है नीचे से। अब उसकी अगर हम फ्रॉम टॉप रैंक देखें तो क्या होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, 5 माइनस 2, ठीक है, 5 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर से 3 आ जाएगा और इस केस में भी हमें +1 ही करना पड़ेगा। दोनों केसेस में हमें +1 करना पड़ेगा तभी हम उसकी असली रैंक निकाल पाएंगे। जैसे यहाँ 5 माइनस 2 हमारे पास 3 आ गया, 3 और 1 4, तो उसकी टॉप से रैंक 4 हो जाएगी। तो चाहे तो टॉप से पूछा हो चाहे बॉटम से पूछा हो, आपको दोनों केस में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो लेना है और फिर उसमें से जो उनकी रैंक है वो माइनस करनी है और +1 कर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सेकेंड क्वेश्चन इज, इन डिजिटल कम्युनिकेशन अ टेलीविजन ब्रॉडकास्ट एंड और रेडियो ब्रॉडकास्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ डैश टाइप ऑफ ट्रांसमिशन। डिजिटल संचार में टेलीविजन प्रसारण और रेडियो प्रसारण किस प्रकार के ट्रांसमिशन या संप्रेषण के उदाहरण हैं। फर्स्ट इज ऑटोमेटिक, सेकंड इज हाफ डुप्लेक्स, थर्ड इज सिंप्लेक्स एंड फोर्थ इज फुल डुप्लेक्स। अब देखिए, हाफ डुप्लेक्स माने जिसमें एक तरफ, दोनों तरफ से, मैं एक बार बोल रही हूँ आप सुन पा रहे हैं, फिर आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, देन मैं रिस्पॉन्स कर पा रही हूँ। मतलब एक जन एक बार में एक जन ही बोल पा रहा है और उसके बाद में जब उसकी बात खत्म हो जाती है तब दूसरा जन बोलना शुरू करता है, दिस इज हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। सिंप्लेक्स में हमारा होता है सिंगल वे ट्रांसमिशन और फुल डुप्लेक्स में होता है जैसे हम आजकल फोन पे दो लोग एक साथ में बात कर पाते हैं, दोनों लोग एक साथ में बोल पाते हैं, दैट इज फुल डुप्लेक्स। टेलीविजन एंड रेडियो ब्रॉडकास्ट, इसमें सिंपली एक ही तरफ का कम्युनिकेशन होता था, केवल हम सुन पाते हैं, टीवी में भी, टेलीविजन में भी और रेडियो ब्रॉडकास्ट में भी टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता, इसलिए इसका सही आंसर हमारा होगा सिंप्लेक्स या एकल दिशा। ये कम्युनिकेशन का एक क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस इन द एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग अ बुक रेफरेंस। एक किताब का या पुस्तक का संदर्भ लिखना है हमें एपीए शैली में, तो उसे लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम होगा। देखिए, किसी भी चीज़ की हमें बुक के बारे में अगर चीज़ें वो लिखना है, रेफरेंस लिखना है, तो उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन हमारे पास में हमेशा दे रखा होता है, ठीक है। लास्ट नेम ऑफ द ऑथर हमारे पास में हमेशा दे रखा होगा
और उसके साथ में नेम ऑफ द पब्लिशिंग कंपनी, ठीक है, पब्लिशर का नाम भी हमारे को दे रखा होगा, टाइटल ऑफ द बुक। तो इसका जो सही तरीका होता है उसमें हम सबसे पहले ऑथर का लास्ट नेम लिखते हैं, फिर उसका इनिशियल लिखते हैं, जैसे फिर उसके ईयर लिखते हैं, किस ईयर में वो बुक पब्लिश हुई है, फिर टाइटल ऑफ द बुक एंड द पब्लिशर। फॉर एग्जांपल कोई बुक है जो जे स्मिथ के थ्रू लिखी गई है, तो स्मिथ उनका सर नेम है या लास्ट नेम है, तो वो लिखा जाएगा, फिर कॉमा लगेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है इस बार इस तरीके से पूछा हुआ हो, अगली बार कोई एक पूरा रेफरेंस बना के दे दे, तो उसमें भी आपको कॉमा और फुल स्टॉप का चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर उनका इनिशियल लिखा जाएगा और फिर उसके आगे फुल स्टॉप लगेगा, एंड देन ईयर, देन अगेन उसके आगे फुल स्टॉप लगेगा, फिर टाइटल ऑफ द बुक आएगा। और ये ध्यान रखिएगा, टाइटल ऑफ द बुक हमेशा इटैलिक में आता है, ये आप लोग मिस्टेक कर देते हैं, इस पे ध्यान भी नहीं जाता। टाइटल ऑफ द बुक इटैलिक में आएगा, देन अगेन फुल स्टॉप लगेगा, फिर जो पब्लिशर है उसका नाम आएगा, एंड देन अगेन फुल स्टॉप लगेगा। तो अगर इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर देखा जाए तो सबसे पहले हमने क्या बोला, ऑथर का नेम, ठीक है, तो लास्ट नेम ऑफ द ऑथर, तो बी इज द फर्स्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद में आएगा ईयर ऑफ पब्लिकेशन, तो ए इज द सेकेंड ऑप्शन। सो अगर हम देखें तो बी, ए, ठीक है, फिर उसके बाद में नेम ऑफ द, सॉरी, टाइटल ऑफ द बुक, दैट इज डी, तो थर्ड नंबर पे डी आ गया, एंड देन सी। ठीक, आई होप आपको क्लियर होगा, अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब यहीं पर जो हमें जर्नल का वो होता है रेफरेंसिंग करने का तरीका, वो डिफरेंट होता है। उसमें ऑथर का इनिशियल, ऑथर का नेम आता है, लास्ट नेम, इनिशियल भी आता है उनका, और फिर उसके बाद में ईयर आता है, फिर टाइटल ऑफ द पेपर आता है, ठीक है, और वो इटैलिक में नहीं आता है, फिर जर्नल का नाम आता है और वो इटैलिक में आता है, और फिर उसके बाद में पेज नंबर्स आते हैं। उसका भी हम आपको कभी एक प्रॉपर वीडियो में रेफरेंसिंग की एक प्रॉपर वीडियो बना के बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉन्ट्राडिक्टरी प्रपोजिशंस, निम्नलिखित में से कौन से विरोधाभासी या कॉन्ट्राडिक्टरी कथन है। कॉन्ट्राडिक्टरी माने क्या होता है, जो बिल्कुल ही अपोजिट है होते हैं, ठीक है, मतलब अगर एक हो रहा है तो दूसरा नहीं होगा, ऐसी वाली कंडीशन। तो फर्स्ट इज ऑल जजेस आर लॉयर्स, कि सारे जजेस जो है वो लॉयर हैं। सेकेंड इज सम जजेस आर लॉयर, कुछ न्यायाधीश हैं वो वकील हैं। थर्ड इज नो लॉयर्स आर जजेस, कोई भी वकील न्यायाधीश नहीं है। आप इसको सोचिए और मुझे आंसर करने का ट्राई कीजिए जब तक मैं रीड कर रही हूँ इसको। एंड डी इज सम जजेस आर नॉट लॉयर्स, कुछ न्यायाधीश वकील नहीं है। एंड ई इज सम लॉयर्स आर नॉट जजेस, कुछ वकील न्यायाधीश नहीं है। तो इसको पहले सॉल्व करने से पहले आपको डाउट रहेगा, तो पहले समझ लेते हैं कि जो कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोपोजिशंस क्या होती हैं। ये एक प्रॉपर आप लोग को पढ़ने का टॉपिक होता है, इसको देखिएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। हमने इस पर कोई प्रॉपर वीडियो नहीं बनाया, बट अगर आपकी रिक्वेस्ट आएगी तो हम इस पर प्रॉपर वीडियो बना सकते हैं। ठीक, चलिए, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रपोजिशंस आर दोज दैट कैन नॉट बोथ बी ट्रू एंड कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, जो दोनों एक साथ ना तो सही होंगी और ना ही एक साथ गलत होंगी एक ही समय पर, वो हमारी कॉन्ट्राडिक्टरी प्रपोजिशंस होती हैं। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन है इसमें देखिए, ऑल जजेस आर लॉयर, चलिए इसको पहले वाले को सही मान लेते हैं कि जो सभी जजेस हैं वो हमारे लॉयर्स हैं। ठीक, तो इसकी जो सेकंड वाली है, सम जजेस आर लॉयर, तो सेकंड वाली तो सही होएगी, ये हमारी पार्शियल करेक्ट हो रही है, क्योंकि सभी लॉयर्स जजेस जो है वो लॉयर्स हैं। तो अगर हम ये वाली बात कह रहे हैं कि हाँ कुछ तो उसमें से लॉयर्स होंगे होंगे, तो वो भी सही है। अब सी है, नो लॉयर्स आर जजेस, कि कोई लॉयर जो है वो जज नहीं है। ठीक है, डी क्या कह रहा है, सम जजेस आर नॉट लॉयर्स। तो अगर ए हमने ट्रू मानी है, ऑल जजेस आर लॉयर्स, तो उसमें से बी तो हमारी बिल्कुल सही होगी कि सम जजेस आर लॉयर। ठीक है, बट जो डी है वो हमारी सही नहीं होगी। तो ए के अकॉर्डिंग ए एंड डी बोथ आर कॉन्ट्राडिक्टरी प्रपोजिशंस, क्योंकि अगर ए सही होगी तो डी सही नहीं होगी, और अगर डी सही होगी तो ए सही नहीं होगी। पर अगर बी को सही मानते हैं तो डी भी हमारी सही हो सकती है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जजेस लॉयर्स हैं और कुछ जजेस जो है वो लॉयर्स नहीं है। तो ये बी और सी भी एक साथ चल सकता है, बी और डी भी एक साथ चल सकता है। एंड सम लॉयर्स आर नॉट जजेस, ये रिवर्स वाली हो गई। तो ए और डी यहाँ पर सही ऑप्शन है। ठीक है, तो ए एंड डी ओनली आर दी कॉन्ट्राडिक्टरी प्रपोजिशंस। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्ट्रेटजीज ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन से सहकारी अधिगम यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग की रणनीतियां हैं? देखिए, कोऑपरेटिव लर्निंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आपको ऑनलाइन अगर आप सर्च करते हैं तो बहुत कुछ आपको बुक्स में मिलेगा। ये यहाँ पर 4 नाम दे रखे हैं। फर्स्ट इज कॉर्नर्स, सेकंड इज फिश बॉल, थर्ड इज टीम वर्ड वेविंग एंड डी इज राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन, मतलब कौन कौन सी है? तो ए बी सी एंड डी ये सारे ही चारों ही हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखते हैं, ये एक वेबसाइट हमें मिला था, उस पे से हमने कुछ टाइप्स के एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने के लिए आपके लिए लेकर आए हैं और आप लोग इसे याद भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट था फोर कॉर्नर्स, तो फोर कॉर्नर्स में क्या होता है, ये एक तरीका होता है टीचिंग का। इसमें जो पूरा ग्रुप होता है उसको 4 अलग-अलग कॉर्नर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब जैसे कि अगर हम, चलिए जैसे कि आजकल हम सभी को टीवी देखना, रील्स देखना बहुत पसंद है या सोशल मीडिया सर्फ करना बहुत पसंद है, तो अब मैंने कुछ एक टॉपिक चल रहा है क्लास में सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो मैंने ग्रुप बना दिए 4 अलग-अलग। अब उनसे टॉपिक बच्चों को मैंने बोल दिया है कि एक कुछ बच्चे जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, कुछ बच्चे जो अ, पढ़ाई भी करते हैं और सोशल मीडिया को भी यूज़ करते हैं, और कुछ बच्चे जो बहुत कम सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, और एक वो ग्रुप है जो बिल्कुल ही सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करता। अब यहाँ पर वो लोग कुछ भी सोशल मीडिया को यूज़ करने के फ़ायदे और नुकसान पर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये चारों ग्रुप अपने-अपने मतलब एक-एक टाइप ऑफ अ, अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइड हो गए। उसके बाद में ये अपना कुछ-कुछ डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन करने के बाद में जो भी इनके रिस्पॉन्सेज़ आएँगे, जो भी ये कंक्लूजन पे पहुँचेंगे, उसको लेके फिर वापस से एक ग्रुप बनाकर वहाँ पर अपने प्रेज़ेंटेशंस को देंगे। तो दिस इज़ 4 कॉर्नर्स, मतलब एक कैटेगराइज़ेशन कर दिया जाता है इसमें लोगों के आइडियाज़ के बेसिस पे ग्रुप्स का, और फिर उन फर्दर ग्रुप्स में बच्चे अपना-अपना जो भी कंक्लूजन होता है उस पर पहुँचते हैं, जो भी डिस्कशन होता है वो करते हैं। सेकंड होता है जिगसॉ टेक्निक, या इसको एक्सपर्ट ग्रुप टेक्निक भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जो एक पूरी क्लास होती है उसको अलग-अलग 4 या 5 सब टॉपिक्स में, जितने भी क्लास है, जितना टॉपिक का डिमांड है उसके हिसाब से अलग-अलग टॉपिक्स में बाँट दिया जाता है, ठीक है? अब वो हमारे एक्सपर्ट ग्रुप होते हैं जो हमने मेन टॉपिक में बाँटा है। फिर उसके बाद में उन स्टूडेंट्स को फिर से फर्दर उनके होम ग्रुप्स में बाँट दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप अगर देख पा रहे हैं, तो हमने पहले स्टूडेंट्स को 4 फर्दर ग्रुप्स में बाँटा हुआ है, ए, बी, सी, डी, ये उनके सब टॉपिक्स हो गए। अब ये सब टॉपिक्स वाले बच्चे हर एक होम ग्रुप में मिलेंगे। ये हमने 4 होम ग्रुप्स बना दिए, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि हर एक सब टॉपिक से रिलेटेड बच्चा यहाँ पर है। पहले ये इस सब ग्रुप में अपने-अपने ग्रुप्स में अपने-अपने चारों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो भी उनके सब टॉपिक्स हैं। मतलब एक पूरी यूनिट है या एक पूरा लेसन है, उसके मान लीजिए हमने प्रदूषण के प्रकार या पॉल्यूशन के टाइप्स बता रहे हैं, तो 4 बच्चों को 4 पॉल्यूशन के टाइप्स बता के हमने बाँट दिया, ठीक है? अब हर एक ग्रुप में चारों पॉल्यूशन के टाइप वाला बच्चा है, वो अपने-अपने आइडियाज़ वहाँ पर लेगा, डिस्कस करेगा, शेयर करेगा। अब उसके बाद में वापस से फिर अपना-अपना एक-एक ग्रुप बनाएँगे। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ए ग्रुप है, तो वो नॉइज़ पॉल्यूशन से रिलेटेड है, तो नॉइज़ पॉल्यूशन वाले अब ये एक्सपर्ट ग्रुप हो जाएगा। वो चारों जो अलग-अलग होम ग्रुप से बच्चा आया था, वो यहाँ पर आके अपने नॉइज़ पॉल्यूशन से रिलेटेड डिस्कशन को करेगा। इसको पक्का करेगा, एक-दूसरे से पूछ के फाइनल करेगा कि हाँ, नॉइज़ पॉल्यूशन के डिसएडवांटेजेस क्या-क्या हैं और किन-किन क्या-क्या कॉजेज़ हैं, ठीक है? और कैसे इसको कम किया जा सकता है। ऐसे ही हर एक ग्रुप में अपने-अपने डिस्कशन होंगे और फिर वापस से ये अपने होम ग्रुप्स के पास जाएँगे और जो भी इनकी नॉलेज फाइनलाइज़ हुई है, उसको ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ऐसे करके जिगसॉ टेक्निक होती है, पज़ल को जैसे बार-बार लगाते हैं, तो ऐसे ही ये 2 तरीके के ग्रुप्स होते हैं और इन दोनों ग्रुप्स में ये बार-बार आते-जाते रहते हैं और अपनी नॉलेज को शेयर करते रहते हैं। ये वाला एग्ज़ाम्पल इस क्वेश्चन में नहीं था, बट फिर भी एडिशनल ये भी कोऑपरेटिव लर्निंग का एक एग्ज़ाम्पल है, इसलिए मैंने आपको बताया। नेक्स्ट था हमारा फिश बॉल टेक्निक। फिश बॉल टेक्निक में क्या होता है कि एक अंदर एक सर्कल बना हुआ होता है, जैसे आपको यहाँ पर 8 स्टूडेंट का सर्कल दिखाई दे रहा है, ऐसे ही एक सर्कल बाहर बना होता है। अब ये 2 सर्कल में बच्चे जो हैं वो बैठे रहते हैं। अब ये आपस में जो अंदर वाला ग्रुप है वो पहले डिस्कस करता है और बाहर वाला ग्रुप उसको बस सुन रहा होता है और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा होता है। और जैसे ही
अंदर वाले स्टूडेंट्स का टर्न खत्म हो जाता है या उनका टाइम जो अलॉट किया हुआ है वो खत्म हो जाता है, फिर बाहर वाला ग्रुप अंदर आता है और अंदर वाला ग्रुप बाहर चला जाता है और वो लिसन कर रहा होता है उस समय, और बाहर वाले बच्चे अब जो अंदर आ चुके हैं वो डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इसमें दोनों तरीके की जो एबिलिटीज़ हैं, लिसनिंग एबिलिटीज़ और डिस्कशन एबिलिटी, वो दोनों अच्छे तरीके से एनहांस हो पाती हैं विद प्रॉपर टाइमिंग एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट था हमारा राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसमें क्या होता है, इसमें एक पूरे डेस्क समझ लीजिए, उसके चारों ओर जो है स्टूडेंट बैठे हैं या पार्टिसिपेंट या जो जिनको भी ग्रुप है वो बैठा हुआ है। अब इसमें हर एक बच्चे को अपना अपना कुछ भी जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ बोलने का मौका दिया जाता है, और जैसे ही उस पर्सन का टाइम ख़त्म हो जाता है वो अपना आइडिया शेयर कर देता है, उसके बाद में अगले पर्सन को इस चीज़ को बताने को या अपना जो भी इसका टॉपिक है उसको शेयर करने का आइडिया दिया जाता है। और ये आइडिया शेयरिंग तब तक चलती जाती है जब तक सब पूरा एक जो राउंड है वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो इसको हम राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। ये भी कोऑपरेटिव का एक एग्जांपल है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर था वो भी सही था कि जो चारों टेक्निक थी वो चारों इसमें हमारी आ रही हैं। ए बी सी और डी, ये चारों ही हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग की रणनीतियाँ या स्ट्रेटजीज हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज, यहाँ पर हमारे को लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखा है। पॉपुलेशन मीन, म्यू एंड 1 अपॉन एन समीशन एक्स आई स्क्वायर, ये दो वैल्यूज हमारे को दे रखी है। पॉपुलेशन मीन दे रखा है और एक वैल्यू है, फॉर्मूला है, उसकी हमें वैल्यू दे रखी है, मतलब चार तरीके से वैल्यू दे रखी है। अब हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या सिग्मा की वैल्यू पता करनी है। तो सिग्मा की वैल्यू का फॉर्मूला जो होता है मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ कि क्या होता है। दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन एन, यानी कि जो वैल्यूज हमारे पास है यहाँ पर 1 अपॉन एन सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर या माइनस पॉपुलेशन मीन का स्क्वायर। अब इसमें से मैचिंग करनी है कि कौन सा सही है इनके साथ में। तो देखिए, सबसे पहले आपको सिंपली करना क्या है, आपको जितनी भी ये वाली वैल्यूज हैं यानी कि 50 माइनस 5 5 जा 25, मतलब इसका स्क्वायर, तो 50 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 25। अब अगेन 25 का अंडर रूट, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट भी लगा हुआ है, तो 25 का अंडर रूट हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ए हमारा मैच हो रहा है 4 से, ए इज रिलेटेड टू 4। तो वैसे ही आपको समझ में आ गया कि इसका थर्ड जो ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि ए और किसी उसमें थर्ड फोर्थ से मैच नहीं हो रहा। चलिए इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ए के लिए हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5, जो हमने एक्सप्लेन किया आपको उसी के अकॉर्डिंग। अब ऐसे ही बी के लिए देखते हैं। जो 52 था उसको माइनस किया 4 के स्क्वायर से, 42 माइनस 16 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 36, जो कि 6 आ जाएगा। ऐसे ही हम सी का देखते हैं। सी में हमारा 3 था पॉपुलेशन मीन की वैल्यू, और 1 अपॉन एन इंटू समीशन एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 58। तो 58 माइनस 9 स्क्वायर यानी कि 3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 49, दैट इज 7। बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन, मतलब वैल्यूज दे रखी हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कैलकुलेट करने में। अगला यहाँ पर दे रखा है 106, तो 100 माइनस 36, 6 6 36 माइनस किया इज इक्वल्स टू अंडर रूट 64, तो आंसर आ गया 8। बस मैच कर देना है सिंपली। थर्ड इसका सही ऑप्शन था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था। इन सभी सवालों में आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ पर नीड नहीं है हर एक चीज़ को सॉल्व करने की, जैसे कि यहाँ पर मैंने देखा था कि पहले ही ऑप्शन से ए का जो आंसर आ रहा था उससे ही हमें पता चल गया था थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो ज़रूरी नहीं है आप हर एक को सॉल्व करें, आपको टाइम भी बचाना है, और क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम फ्लक्स of the following component of electromagnetic radiation। ये जनरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या साइंस से रिलेटेड थोड़ा सा सम है। उसमें जो न्यूनतम से अधिकतम फ्लक्स वाले जो रेज हैं उसको अरेंज करना है। फर्स्ट दे रखा है इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज, सी है गामा रेज और डी है अल्ट्रावायलेट रेज। इनको हमें अरेंज करना है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी देख लेते हैं क्या होता है ये। फ्लक्स रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन रीचिंग अर्थ। अर्थ तक आने वाला जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसकी जो इंटेंसिटी है या अमाउंट ऑफ एनर्जी की कितनी एनर्जी आ पा रही है वो हमारा रेडिएशन की वो हमारा फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, अब गामा रेज होती हैं बहुत जो लिटिल अमाउंट में, वो हमारी अर्थ तक या एटमॉस्फेयर तक
आ पाती हैं या एटमॉस्फेयर उसको एब्जॉर्ब कर पाता है, इसलिए उसका सबसे कम फ्लक्स होता है। दूसरी होती है अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि मोस्टली एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं ओजोन लेयर से, तो इसका भी लो फ्लक्स होता है। फिर आती हैं विजिबल रेज, जो एटमॉस्फेयर से बहुत अच्छे से पास हो पाती हैं, तो वो उसका जो फ्लक्स होता है इसलिए हाई होता है। अगला है इंफ्रारेड रेस, या इंफ्रारेड रेस का भी बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट सोलर रेडिएशन में होता है। इसका जो फ्लक्स होता है वो मैक्सिमम होता है, तो सबसे ज़्यादा इंफ्रारेड रेज हमारे पास तक आ पाती हैं या फ्लक्स उसका सबसे ज़्यादा होता है। फिर आती है विजिबल रेज, उसके बाद आती है अल्ट्रावायलेट रेज, और सबसे कम मात्रा में आती हैं गामा रेज। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए गामा रेज सबसे कम, देन अल्ट्रावायलेट रेज, देन विजिबल रेज, और सबसे ज़्यादा मात्रा में जो आ पाती हैं दैट इज इंफ्रारेड रेज। तो इसलिए इसका देखा जाए आंसर वो है हमारा फर्स्ट CDBA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड मीडिया? दैट इज मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर, पैसिव ऑडियंस, enhancement of individualism, democratic decentralization एंड परमिट क्रिएटिव। निम्नलिखित में से कौन से इंटरैक्टिव तकनीक आधारित आधारित मीडिया के लाभ हैं? इंटरैक्टिव तकनीक आधारित मीडिया मतलब एक ऐसा मीडियम जो इंटरैक्टिव हो, जिसमें टू वे कम्युनिकेशन हो और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो। तो अब आपको क्या करना है, आप एक मेथड होता है जब हमें किसी चीज़ को बहुत अच्छे से नहीं भी समझ में आता है, तो हम स्ट्रिक आउट वाला मेथड यूज़ करते हैं, मतलब एलिमिनेट करते चलते हैं जो जो चीज़ उसमें से गलत है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स, इसमें से कौन कौन से बेनिफिट्स हैं हमें ये बताने। तो मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर फर्स्ट ऑप्शन, ये रॉन्ग है, इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको देते हैं कि क्यों। सेकेंड इज पैसिव ऑडियंस, नहीं, इंटरेक्टिव में ऑडियंस जो है वो पैसिव नहीं होती। थर्ड इज एनहांसमेंट ऑफ इंडिविजुअलिज्म, जो व्यक्तिवाद है उसको बढ़ावा देता है। व्यक्तिवाद का मतलब क्या होता है कि जो इंडिविजुअल पर्सन है उसके अकॉर्डिंग हमें टीच कर, मतलब जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करने का मौका मिलता है, या जो हर एक पर्सन है उसको अपनी नीड के हिसाब से, अपने पेस के हिसाब से पढ़ने का मौका मिलता है, तो सी इज करेक्ट। एंड डी इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब डिसेंट्रलाइज हो जाती हैं वो चीज़ें चीज़ें हर एक लेवल पर डिवाइड हो जाती है, और सभी के पास में अपना हक होता है, अपनी पावर होती है उसको अपने अकॉर्डिंग होल्ड ऑन करने की। तो दिस इज करेक्ट। एंड ई इज परमिट्स क्रिएटिविटी, यस, इंटरैक्टिव जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड मीडिया है वो क्रिएटिविटी को भी बढ़ावा देती है। तो इसकी जो सही आंसर है दैट इज सी डी एंड ई। तो सी डी ई के अकॉर्डिंग अगर देखें तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी हमने आपको फर्स्ट ऑप्शन को क्लियर नहीं बताया था, दैट इज मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर, मास्टर स्लेव संरचना। इसको अगर थोड़ा सा समझें तो देखिए आपको एक इमेज यहाँ दिख रहा होगा। मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर जैसे कि नाम से क्लियर है, इसमें एक मास्टर होता है और एक स्लेव, हमारे एक लेवल डिवाइड कर दिया जाता है और वहाँ से डेटा ट्रांसफ़र होता है या इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। तो ये एक सेंट्रलाइजेशन का काइंड ऑफ है, मतलब मैं और डिटेल में यहाँ पर नहीं जाना चाहूँगी। जैसे सेंट्रलाइज चीज़ें होती हैं कि एक हेड है और उसको बाकी सभी फॉलो कर रहे हैं, उसी से जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आती है उसको एज इट इज़, रूल्स को एज इट इज़ फॉलो किया जाता है और वहीं से सीधे चीज़ें ऊपर हेड पर ही पास ऑन होती हैं और बीच में कोई भी डिसेंट्रलाइज जो वे है वो नहीं होता। तो ये मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर जो है वो एक सेंट्रलाइजेशन का तरीका है जो कि इस ऑप्शन में फिट नहीं बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ एल एम रिप्रेजेंट अ नंबर एल इन बेस एम number system, then identify the correct descending order of the following numbers a d when converted to decimal number system। यहाँ पर दो कुछ नंबर दे रखे हैं आपको, चार नंबर मिले हुए हैं जिसमें कि ये जो है ये आपका एक नंबर है और दिस इज बेस। जैसे यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में जो 2 है वो बेस है, सेकंड ऑप्शन में 4 इज बेस, सी में 9 इज बेस एंड डी में 16 इज बेस। तो इन सभी नंबरों को हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में पहले तो कन्वर्ट करना है, थोड़ा टाइम टेकिंग टास्क होगा, और फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में लगाना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन था हमारा 10110.11 और बेस था इसका 2। तो ये हमारा बाइनरी सिस्टम था। बाइनरी सिस्टम में केवल 1 और 0 ये दो डिजिट होती हैं, बाइनरी माने दो, और जब इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो डेसिमल जहाँ पर आ रहा है, ठीक है, उससे लेफ्ट और उससे राइट के हिसाब से अलग अलग चलते हैं। तो ये जो डॉट आ रहा है इससे पहले वाला नंबर हमारा 1 प्लेस का नंबर हो गया, इसको हम जनरली 0 के उससे पावर से कंसीडर करते हैं। फिर उसके बाद में 1, देन 2, देन 3 और सबसे लास्ट में जो है वो 4। तो अब क्या करेंगे, इसे हमें
डेसिमल में चेंज करना है। तो बाइनरी जब है तो यानी कि बेस 2 रहेगा, तो यहाँ पर 2 रखा और जो प्लेस मैंने आपको बताया था उसकी पावर रखते जाएंगे, देन जो नंबर दे रखा है उसको उसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो 1 इंटू टू रेज टू पावर 4 प्लस 0 इंटू टू रेज टू पावर 3 प्लस 1 इंटू, अगेन जो ये वैल्यूज आती जा रही हैं वो मल्टीप्लाई करते गए और इसी तरीके से हम जो पॉइंट का नंबर है वहां तक आ गए। और इसके बाद में आगे के नंबर हमने शुरू करे 1 इंटू, यहाँ पावर्स रखने का तरीका बदल जाता है। जैसे यहाँ पर हमने रेस टू दी पावर 0 से शुरू किया था, यहाँ पर पावर -1 से शुरू करते हैं और उसी तरीके से आगे बढ़ते चलते हैं। और जब ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, जैसे यहाँ पर 16 आ गया, 0 आ गया, किसी 0 में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, ऐसे आगे की जो वैल्यूज़ आती जाएंगी बस उन्हें सिंपली ऐड करना है और आपके सामने 22.75 आ गया। इसी तरीके से हमारा बी ऑप्शन था वो हमारा 4 उसमें था, बेस उसका जो था 4 था। तो कुछ नहीं करना है, जो फॉर्मूला आपने यहाँ पर अप्लाई किया है वही टेक्निक आपको उसमें अप्लाई करनी है। बेस 4 रखना है और जैसे यहाँ पर 0 प्लेस हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो 4 रेज़ टू दी पावर 2, क्योंकि यहाँ पर हमारा 1 है तो 1 हमने यहाँ लिखा और 4 की पावर 2 किया प्लस 1 इंटू 4 रेज़ टू दी पावर 1 प्लस 0 इंटू 4 रेज़ टू दी पावर 0, क्योंकि हमने 0 से शुरू किया था। अब अगला नंबर इसका 2 है डेसिमल के बाद का, तो प्लस लगा के फिर से 2 लिखा इंटू 4 रेज़ टू दी पावर -1। बस आपको इसका ध्यान रखना है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, करना पड़ेगा। ऐसे ही सी जो था उसका जो बेस था वो 9 था। अब 9 में फिर से हम ऐसे ही शुरू करेंगे, ये 0 प्लेस और ये 1, ठीक है। तो 3 इंटू 9 रेज़ टू दी पावर 1 प्लस 2, ये जो वैल्यू है ये 2 आ गया, इंटू 9 रेज़ टू दी पावर 0 प्लस 5 इंटू 9 रेज़ टू दी पावर -1। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, 29.55 आंसर आ गया। सिमिलरली 16 वाली जो बेस है उसके साथ भी हमने इसी तरीके से सॉल्व किया, 1 इंटू 16 रेज़ टू दी पावर 1 प्लस ये जो फर्स्ट वैल्यू थी 4 वो आ गया इंटू 16 रेज़ टू दी पावर 0 प्लस 6 इंटू 16 रेज़ टू दी पावर -1। यहाँ पर एक चीज़ और, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए हम बता दें कि किसी भी नंबर का जब जो पावर है वो 0 आता है तो उसका मीन्स हो जाता है 1, और 1 इंटू जो भी रिमेनिंग वैल्यू है फिर हम उसको आगे सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी 16 रेज़ टू दी पावर 0 यानी कि 1 इंटू 4 दैट इज 4। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई 22.75, 20.5, 29.55 और 20.375। तो अगर इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी वैल्यू है यानी कि सबसे पहले सी आएगा, उसके बाद में ए आएगा, इसे देखते हैं सी ए बी डी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।